देश को मिली ऐतिहासिक सौगात, रेल किंग से जुड़ी कश्मीर घाटी। पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में निःशुल्क शुद्ध जल सेवा का शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ, कहा 3000 निःशुल्क शुद्ध जल सेवा लेंगे। दिल्ली में वक्फ प्रॉपर्टी के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया लॉन्च, कहा वक्फ संपत्तियों को मिलेगी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां की रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। तो वहीं पीएम मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, वह ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 साल को पहलगाम में जो हुआ वह इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया है और हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी। दिल्ली के शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने निःशुल्क शुद्ध जल सेवा का शुभारंभ किया, जिससे दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी में पानी के लिए ठंडा और स्वच्छ पानी मिल सके। जिसके बाद जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और साथ ही उन्होंने लिखा कि आज सीएम रेखा गुप्ता के साथ शालीमार बाग में निःशुल्क शुद्ध जल सेवा का शुभारंभ किया। ताप कार्य योजना 2025 के तहत पूरी दिल्ली में 3000 निःशुल्क शुद्ध जल सेवा लग रहे हैं, ताकि भीषण गर्मी में दिल्ली वासियों को पीने के लिए ठंडा और स्वच्छ पानी मिल सके। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। बताते चले कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा कि आजादी के बाद हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुआ है। ये कोई साधारण कदम नहीं है। यहां लाखों लोगों के जीवन को लाभ पहुंचाने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने का उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद पोर्टल का लॉन्च बहुत बड़ा कदम है। आप सबको तो मालूम ही है, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि आजादी के बाद हमारे देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म का काम ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने किया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है। ये करोड़ों जिंदगी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके उम्मीदों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसलिए जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए थे, हमने व्यापक रूप से चर्चा कराया, पूरे स्टेक होल्डर से बात किया। पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी इसका नियम के तहत हम लोग ने जेपीसी बना करके चर्चा करवाया, राज्य सरकारों से, बोर्ड, स्टेक होल्डर सबसे, और फिर पार्लियामेंट में रिकॉर्ड चर्चा, आज तक का इतिहास में सबसे लंबी चर्चा यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई थी। आप सबको मालूम है, सुबह सुबह तक दोनों सदनों में इतना डिटेल में इसके बारीकी तक चर्चा करके प्रोस एंड कॉन्स पूरे फॉलो करके ये बिल पारित करके एक्ट बना। और एक्ट बनने के बाद हमने पहले भी कहा था कि हम देरी नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड में अभी ले जाएंगे। तो आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का
पहला सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल, जैसे आपको वीडियो में भी बताया, हमारे सचिव महोदय ने भी आपको संक्षेप में बताया, ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है, और एम्पावरमेंट। तो एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट ये किसके लिए है? ये जो गरीब मुसलमानों में बच्चे हैं, महिला है, यतीम है, और जो डिवोर्सी है, विडोअर है, इनके लिए सबसे बड़ा काम आने वाला है। वैसे तो काम सबके लिए आएंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए तीसरे एनसीसी एवरेस्ट अभियान ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद असाधारण साहस और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह कहते हैं कि एनसीसी टीम ने कैडेटों को इस तरह और इस स्तर तक लाने और अभियान के लिए तैयार करने के लिए 2 साल तक तैयारी की है। फतेह करते हो तो ज्यादा शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फतेह ही सब कुछ बोलती है। लेकिन जो टीम एनसीसी है, 2 साल की तैयारी लगी है कैडेट्स को इस लेवल पे लेके आने के लिए और एक एक्सपीडिशन की तैयारी करने के लिए। तो अगर 10 लोग ऊपर फतेह करते हैं तो उसके पीछे हजारों लोग हैं जो कामनाएं करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी वो 10 लोग ऊपर पहुंचते हैं। दूसरा, जो हमारे ये टीम एवरेस्ट ने सियाचिन बेस कैंप में जाके देखा होगा, जहां वो चोटी को टच करके नीचे आते हैं, उस चोटी के ऊपर, उस ऊंचाइयों के ऊपर हमारे फौजी, हमारे सैनिक 3, 4, 5 महीने रहते हैं। तो हम कोई टच करके आता है और कोई ऊपर रहता है। और आखिर में ये बोलूंगा, जब समिट का दिन था तो शाम को 5, साढ़े 5 बजे टीम लीडर का मेरे को कॉल आया और बोला कि सर हम फिट हैं, सारे बच्चों का हौसला तेज है। तो इससे पहले मैं रोज बात करता था और मैं पूछता था कि हमारे फिजिकली कितने फिट हैं। तो कह रहे थे कि लोग तो खाली कोई वजन नहीं लेके जाते, हमने अपने कैडेट्स के ऊपर 15-15 केजी वजन लिया हुआ है, फिर भी सबसे आगे है। तो उन्होंने बोला कि बस अभी 5:30 बजे का टाइम था कि अभी पूजा हो रही है, फाइनल पूजा है, और उसके बाद हम चलना शुरू करेंगे। और क्योंकि हमारे कैडेट्स फिट हैं, सबसे फिट हैं, और शेरपा के साथ कदम मिला के आगे चलते हैं, तो 4:30-5 बजे तक हमारे कैडेट्स को ऊपर पहुंच जाना चाहिए। नई दिल्ली में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। एरोल मस्क ने मंदिर के अंदर अनुष्ठान में भाग लिया, जबकि पृष्ठभूमि में हरे कृष्णा हरे राम के मंत्र की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह एक असाधारण अनुभव है। भारत एक अद्भुत जगह है और जितना संभव हो सके उतने लोगों को भारत आना चाहिए। जिस देश से मैं आता हूं वो बहुत सारे भारतीय हैं, इसलिए मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूं। यहाँ के लोग प्यार और दयालुता से भरे हुए हैं, शायद सबसे अच्छे लोग जिनसे आप मिल सकते हैं। हमारे पास कुछ स्मार्ट व्यावसायिक योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे हो। दिल्ली में भारतीय सेना ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर कुमाऊं कवेस्ट मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। दिल्ली में सेंट्रल कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेनगुप्ता ने मोटरसाइकिल अभियान कुमाऊं
कवेस्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सेना के साथ जोड़ना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और कुमाऊं की पहाड़ियों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना। और आपको बताते चले कि हिमालय की विशाल पर्वतों और दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले इस अभियान का नेतृत्व सेना की एक महिला अधिकारी को सौंपा गया है। सेना का एक दल इस अभियान के तहत दिल्ली से कैलाश ओम पर्वत और लिपू लेक जैसे दुर्गम और सुदूर पहाड़ी इलाकों में मोटरसाइकिल से पहुंचेंगे। यह कुमाऊं की पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने, भारतीय विरासत को संरक्षित करने और हिमालय में भारत द्वारा किए गए सकारात्मक विकास को सुदृढ़ करने का मिशन है। पीएम साउथ कैंपस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि दिल्ली और हरियाणा में रह रही अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मुन्नी खातून को पकड़ा गया। गहन जांच के बाद एफआरआरओ दिल्ली के साथ उसके निवासन की प्रक्रिया शुरू की गई। तो वहीं कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सख्त रुख को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से 2.42 लाख अनाधिकृत विदेशी सिगरेट बरामद की गई, जिन पर भारतीय स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है। संदिग्धों ने कुरियर के रूप में काम करते हुए दुबई और बैंकॉक से उत्पादों की तस्करी की है, जिससे उन्हें प्रति यात्रा 80,000 की कमाई हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित एम्स में धानुका प्रतीक्षा क्षेत्र के उद्घाटन के लिए हवन और पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एम्स देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है। दिल्ली एम्स विशेष रूप से और करीब 5 लाख ओपीडी सालाना एम्स संभालता है। हजारों मरीज रोजाना आते हैं और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश भर से आते हैं, जबकि देश भर में 22 एम्स पूरे करने पर काम चल रहा है। फिर भी दिल्ली एम्स का अपना महत्व है और हमने यहां के मरीजों को देखा है कि 2014 से पहले इस अस्पताल में कैसी अव्यवस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में एम्स की सारी अव्यवस्थाएं सुधरी हैं और व्यवस्थाएं जो है वो सुधरी हैं। एम्स का काम बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है। तो वहीं सीएम रेखा ने धानुका ग्रुप को बधाई दी, जिनकी वजह से सीएसआर में ये वेटिंग हॉल बना है और ये बहुत बड़ा वेटिंग हॉल है और ये वेटिंग हॉल लाखों मरीजों की तीमारदारों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। देखिए, एम्स देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली एम्स विशेष रूप से, और लगभग 5 लाख ओपीडी एनुअली एम्स टैकल करता है। हजारों पेशेंट डेली आते हैं और केवल दिल्ली के नहीं देश भर के आते हैं। जबकि आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में 22 एम्स पूरे करने की योजना में कार्य चल रहा है, तो भी दिल्ली एम्स का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पे पेशेंट्स को हमने देखा है कि 2014 से पहले किस तरीके से अव्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल में रहा करती थी, परंतु इन पिछले 10 सालों में एम्स की सारी व्यवस्थाएं बेहतर हुई है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एम्स की वर्किंग अब चलती है। डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पेशेंट्स हो, अटेंडेंट हो, सबका ध्यान रखा जाता है। और मैं धानुका ग्रुप को बहुत बधाई देती हूं, जिनके वजह से सीएसआर में आज ये वेटिंग हॉल बन पाया है। बहुत ही बड़ा वेटिंग हॉल है, क्योंकि जो अटेंडेंट होता है, पेशेंट तो एडमिट हो जाता है रूम में या आईसीयू में, पर अटेंडेंट के बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर वो यहाँ वहाँ कमर्शियल कोई कमरा देखता है, कभी सड़क पे बैठता है, कभी गलियारे में अपने आप को जगह खोजता है। बारिश, सर्दी, गर्मी होती है, पर ये वेटिंग हॉल उन लाखों पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और सीएसआर में इतना सुंदर काम करने से ही मुझे लगता है कि समाज में आगे बढ़ेगा समाज, और सरकार और समाज जब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे
तभी प्रगति संभव है। विकसित भारत हो या विकसित दिल्ली हो, इस तरीके के CSR इनिशिएटिव के माध्यम से शहर में सुविधाएं बढ़ती है, खूबसूरती बढ़ती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 फरवरी से यमुना नदी की सफाई पर लगातार काम कर रही है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि काम जारी और लोगों को दिखाई दे रहा है, उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए यमुना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है और एक संकल्प है। यमुना हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमारा उद्देश्य इसके मूल स्वरूप को बहाल करना है। ये सुनिश्चित करना है कि वे और अविरल और स्वच्छ बहती रहे। पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन से 20 फरवरी से लेकर अब तक, जैसे मैंने कहा अभी, लगातार यमुना की सफाई पे काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। और यमुना हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है। हमारी संस्कृति की प्रतीक है मां यमुना, और यमुना का पुराना स्वरूप लौटे, यमुना अविरल और निर्मल बहे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। और इसलिए मैंने कहा कि 2028 हमने लक्ष्य तय किया है। उससे पहले हम मां यमुना को निर्मल भी करेंगे, अविरल भी करेंगे, और उसमें जहां जहां से गंदगी या अपशिष्ट उसमें एंटर होता है, STP प्लांट पे जो काम करने की बात है, बजट का एलोकेशन भी हो गया है। दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार काम भी कर रही है, और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस गति से काम चल रहा है और केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, हम इसको दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने साकेत में नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DM, SDM, DC और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और आपको बताते चले कि दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई बड़ी सीवर लाइन और परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। अधिकांश कॉलोनियों और गांवों में सीवर लाइन भी नहीं बिछाई गई है, ना ही कोई सीवर कनेक्शन दिया गया। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 3 महीने पहले जब से सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और अधिकारी युद्ध स्तर पर, जमीन पर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है, उससे ज्यादा इन 3 महीनों में हुआ है। साल में दिल्ली में कोई भी सीवर की लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। सारी कॉलोनियों में सीवर की लाइन अभी तक डली नहीं, गाँव में भी नहीं डली, सीवर के कनेक्शन भी नहीं हुए। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसके निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर में डाल दिया। आज यहाँ पे साकेत के लोग इससे पीड़ित है, हमने देखा है समस्या को। यहाँ पे DC भी है, DM भी है, जल बोर्ड भी है, PW भी है, IDFC, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसका सोल्यूशन जल्दी से निकालकर इसका समाधान करें। क्योंकि हमारे विधायक जी वीरेंद्र जी, हमारे सांसद जी रामजी जी, दोनों हमारे साथ में, ये जहाँ पर हमको लेके जाएंगे, जो समस्या बताएंगे उसका समाधान हम करेंगे। लेकिन 3 महीने से जब से सरकार बनी है, युद्ध स्तर पर सारे हमारे मुख्यमंत्री महोदया जी, सारे मंत्री सारे सड़क पर हैं, सारे अधिकारी। मैं समझता हूँ 10 साल में जितना काम नहीं हुआ, 3 महीने में हमने नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सारा गाद को निकाल चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है मानसून से पहले 80-90% तक सारी गाद को निकाले, ताकि कहीं पर भी जल भराव की समस्या। इस बार आपको बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई देगा, और आने वाले समय में बिल्कुल हम ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, इससे दिल्ली को निजात दिलाएंगे। तो PM नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब रेलवे का उद्घाटन किया है, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सीधे आपको सुनवाते हैं। जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है, उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7-7 दशक तक
इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे। ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। 1 रैंक 1 पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना, लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।